कभी सोचा है क्यों कुछ लड़के बिना कोशिश के किसी लड़की के माइंड में बार बार घूमते रहते हैं, जबकि बाकी लोग एक मैसेज तक का रिप्लाई नहीं पा पाते? ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। और माइंड की वही जगह है जहां इमोशंस, क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन एक साथ खेलते हैं। लड़की तब याद नहीं करती जब तुम उसके पीछे भागते हो। वो तब याद करती है जब तुम्हारी एब्सेंस उसे सोचने पर मजबूर कर दे, जब तुम्हारी वाइब, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा बिहेवियर उसके अंदर एक सटल सा सवाल छोड़ जाए। ये लड़का ऐसा क्यों है? माइंड हमेशा उन्हीं चीजों को रिपीट करता है जो रेयर हों, अनप्रिडिक्टेबल हों और जिनमें मिस्ट्री हो। और जब तुम उस बैलेंस को पकड़ लेते हो, केयर और डिस्टेंस, चार्म और साइलेंस, प्रेजेंस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी, तभी उसका माइंड तुम्हें खुद ब खुद रीप्ले करना शुरू कर देता है। ये वीडियो उसी गेम को खोल कर रखेगा। वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, वो हैबिट्स, वो सटल सिग्नल्स जो किसी लड़की को मजबूर कर देते हैं कि वो तुम्हारे बारे में नॉन स्टॉप सोचे। नॉट मैनिपुलेशन, बस ह्यूमन बिहेवियर को समझना और खुद को उस लेवल पर ले जाना जहां तुम नेचुरली अनफॉरगेटेबल बन जाते हो। अब शुरू करते हैं असली गेम। चैप्टर 1, ऑब्सेशन सीड। किसी भी लड़की के माइंड में जगह बनाने का पहला और सबसे सटल तरीका होता है ऑब्सेशन सीड डालना। ये सीड कोई फिजिकल लुक या ओवर स्मार्ट एटीट्यूड से नहीं पड़ता। ये पड़ता है तुम्हारी वाइब, एनर्जी और बिहेवियर से। जब तुम खुद को थोड़ा अलग, थोड़ा रेयर और थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रखते हो, तभी उसके माइंड में तुम्हारी फर्स्ट इम्प्रिंट बनती है। यही इम्प्रिंट बाद में बार बार थॉट बनकर लौटती है। ऑब्सेशन सीड का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है प्रिडिक्टेबल मत बनो। प्रिडिक्टेबिलिटी अट्रैक्शन को किल कर देती है। जब उसे पहले से पता हो कि तुम कब रिप्लाई करोगे, कैसे बात करोगे या हर परिस्थिति में कैसे बिहेव करोगे, तो उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स्ड माइंड किसी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। लेकिन जब तुम थोड़े मिस्टीरियस और कामली अनप्रिडिक्टेबल रहते हो, तो उसका माइंड गेस करना शुरू कर देता है। गेसिंग का मतलब है थिंकिंग, और थिंकिंग ही ऑब्सेशन सीड का पहला रूट होता है। दूसरा पॉइंट है लो अवेलेबिलिटी। लो अवेलेबिलिटी का मतलब एटीट्यूड नहीं, ईगो नहीं। इसका मतलब है कि तुम हर वक्त रेडी नहीं बैठे हो। तुम्हारी लाइफ में गोल्स हैं, प्रायोरिटीज हैं, तुम बिजी हो, और तुम खुद को उन सबसे ऊपर नहीं उठाते सिर्फ इसलिए कि किसी लड़की ने मैसेज किया है। जब वो देखती है कि तुम अपनी लाइफ में फुली एंगेज्ड हो और हर चीज को बैलेंस्ड रखते हो, तो तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ती है तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो थॉट्स रिपीट होने लगते हैं। तीसरा, पॉइंट कंट्रोल्ड अटेंशन। ऑब्सेशन सीड वहीं ग्रो करता है जहां अटेंशन रेयर हो। अगर तुम हर टाइम एक्स्ट्रा स्वीट, एक्स्ट्रा केयरिंग या एक्स्ट्रा अवेलेबल हो जाओगे, तो माइंड तुम्हें क्विकली नॉर्मलाइज कर देगा। लेकिन जब तुम उसे सिलेक्टिव अटेंशन देते हो, कभी एक स्ट्रॉन्ग लाइन, कभी एक डीप कॉम्प्लीमेंट, कभी एक वार्म मोमेंट, तो वो छोटी छोटी चीजें उसके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं। माइंड उन्हीं स्टोर्ड इमोशंस को रात में रीप्ले करता है। यही रीप्ले ऑब्सेशन बनना शुरू करता है। चौथा, पॉइंट इमोशनल कंट्रोल। जब तुम अपनी फीलिंग्स को परफेक्टली बैलेंस करते हो, न ओवर रिएक्ट करते हो, न डेस्परेट लगते हो, न जेलस, ये काम बिहेवियर लड़की को इमोशनल स्टेबिलिटी फील करवाता है। स्टेबिलिटी एक रेयर क्वालिटी है। रेयर चीजें हमेशा हाई वैल्यू बनती हैं, और जो हाई वैल्यू महसूस होती है उसके बारे में माइंड आसानी से छोड़ नहीं पाता। पांचवा पॉइंट, प्रेजेंस। तुम्हारी प्रेजेंस जितनी कंपोज्ड, डीप और कॉन्फिडेंट होगी, उतना ही तुम्हारा इम्पैक्ट स्ट्रांग होगा। तुम धीरे बोलते हो, सेंस में बात करते हो, अननेसेसरी स्टोरीज शेयर नहीं करते। ये सब चीजें तुम्हें मिस्टीरियस बनाती हैं। मिस्टीरियस लोग नेचुरली ऑब्सेशन सीड डालते हैं क्योंकि माइंड उन्हें डीकोड नहीं कर पाता। छठा पॉइंट, माइक्रो मोमेंट्स। अट्रैक्शन और ऑब्सेशन हमेशा छोटे मोमेंट्स से बनते हैं। एक इंटेंस आई कांटेक्ट, एक छोटी सी ऑनेस्ट मुस्कान, एक अनएक्सपेक्टेड थॉटफुल लाइन, ये माइक्रो मोमेंट्स उसके ब्रेन में छोटे स्क्रीनशॉट्स की तरह सेव हो जाते हैं। बाद में जब वो अकेली होती है, माइंड इन्हीं स्क्रीनशॉट्स को बार बार रीप्ले करता है। यही रिप्ले धीरे धीरे ऑब्सेशन सीड को ग्रो कर देता है। अंत में याद रखो, ऑब्सेशन सीड किसी फेक बिहेवियर से नहीं पड़ता।
ये पड़ता है जब तुम अपनी लाइफ को जेन्युइन वैल्यू देते हो, अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखते हो और खुद को किसी से नीचे नहीं दिखाते। जब तुम रेयर बनते हो, तुम याद बनते हो, और यादें ही ऑब्सेशन का असली बेस होती हैं। अगर ये चैप्टर तुम्हें अच्छा लगा हो और तुम सच में अपनी साइकोलॉजी, अट्रैक्शन पावर और पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल तुम्हें वो माइंडसेट देगा जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करता है। एक सब्सक्राइब तुम्हें उस वर्जन तक ले जाएगा जिसे इग्नोर करना किसी लड़की के लिए मुश्किल है। सब्सक्राइब जरूर करो और अगले चैप्टर के लिए तैयार रहो। चैप्टर 2, साइलेंट पुल। साइलेंट पुल वो टेक्निक है जो बिना एक शब्द बोले किसी लड़की के माइंड में तुम्हारी जगह बना देती है। ये शक्ति उन लड़कों में होती है जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, अपनी एनर्जी को काम रखते हैं और हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते। साइलेंट पुल का असली असर यह है कि तुम कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर भी तुम उसके दिमाग में लाउड बने रहते हो। लड़के अक्सर ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं जितना ज्यादा बात करेंगे उतना कनेक्शन स्ट्रांग होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि माइंड उसी इंसान के बारे में ज्यादा सोचता है जो कम बोलता है लेकिन गहरा असर छोड़ता है। साइलेंस एक तरह की मिस्ट्री क्रिएट करता है और मिस्ट्री हमेशा माइंड को खींचती है। जब तुम हर चीज पर जल्दी जवाब नहीं देते, जब तुम हर टाइम अवेलेबल नहीं रहते, या जब तुम अननेसेसरली ओवर शेयर नहीं करते, ये सब बातें उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं। साइलेंट पुल का पहला पार्ट है प्रेजेंस। जब तुम सामने होते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज काम होनी चाहिए। तुम लाउड या अटेंशन सीकिंग ना लगो, बल्कि कंपोज्ड और कंट्रोल्ड। जब तुम कम बोलते हो लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलते हो, जब तुम बातचीत में अननेसेसरी बातें नहीं जोड़ते, और जब तुम खुद का रिस्पेक्ट करते हुए बाउंड्रीज मेंटेन करते हो, ये सब क्वालिटीज उसे फील कराती हैं कि तुम अलग हो। वो चाहकर भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस एक क्वाइट इम्पैक्ट क्रिएट करती है। दूसरा पार्ट है लिमिटेड कम्युनिकेशन। इसका मतलब रूड या ईगोइस्टिक होना नहीं है। इसका मतलब अनावश्यक बातें अवॉइड करना है। जब तुम हर बात पर जल्दी रिएक्शन नहीं देते, हर जोक पे एक्स्ट्रा हंसते नहीं, हर छोटी बात पर एक्साइटमेंट नहीं दिखाते, तो तुम्हारी वाइब में एक काम अट्रैक्शन आ जाता है। माइंड ऑटोमेटिकली तुम्हारी एनर्जी को डिकोड करने की कोशिश करता है। वो सोचने लगती है कि तुम क्यों इतने शांत हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम उसकी बातों के बारे में क्या महसूस करते हो। ये सारे सवाल उसे इमोशनली एंगेज करते हैं। तीसरा पार्ट है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जब तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो तो तुम बोरिंग बन जाते हो। कोई रीजन नहीं बचता कि कोई तुम्हारे बारे में सोचे। लेकिन जब तुम जानकर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होते हो, कभी डीप बातचीत, कभी सिंपल शॉर्ट रिप्लाईज, कभी क्विक रिस्पॉन्स, कभी डिले, तो माइंड हमेशा अलर्ट रहता है। अलर्ट माइंड अटैच होना शुरू कर देता है। साइलेंट पुल का असली वेपन यही है। तुम थोड़े अनप्रिडिक्टेबल रहते हो और उसकी क्यूरियोसिटी जगाते हो। चौथा पार्ट है इमोशनल डिसिप्लिन। जब किसी लड़की को लगता है कि तुम अपनी इमोशंस को परफेक्टली हैंडल करते हो, ना ओवर रिएक्ट करते हो, ना इम्पल्सिव लगते हो, तो वो तुम्हें इंटरनली एडमायर करने लगती है। इमोशनल डिसिप्लिन रेयर होता है। रेयर चीजें ऑटोमेटिकली थॉट बनती हैं। जब तुम किसी कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग में काम रहते हो, जब तुम बिना कोई ड्रामा क्रिएट किए अपनी बात क्लियर कर देते हो, ये सब मोमेंट्स उसे स्ट्रांगली याद रहते हैं। पांचवा पार्ट है पर्सनल बाउंड्रीज। साइलेंट पुल वहीं काम आता है जहां तुम खुद की लाइफ को प्रायोरिटी देते हो। तुम किसी भी लड़की को अपनी रूटीन का सेंटर नहीं बनाते। तुम मैसेजेस के पीछे भागते नहीं, तुम अप्रूवल नहीं मांगते, और तुम किसी पर आपकी अटेंशन या टाइम का प्रेशर भी नहीं डालते। जब वो देखती है कि तुम अपने गोल्स, फिटनेस, करियर या पर्सनल ग्रोथ में बिजी रहते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाते हो। साइलेंट पुल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम कम बोलते हो लेकिन ज्यादा याद रहते हो। तुम ज्यादा एफर्ट नहीं करते लेकिन ज्यादा असर डालते हो। तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारी साइलेंस उसे अपनी तरफ खींचती है। माइंड हमेशा उन लोगों पर अटकता है जिन्हें वो समझ नहीं पाता। साइलेंट पुल इसी साइकोलॉजी पर चलता है। अंत में याद रखो, साइलेंस वीक लोगों का एस्केप नहीं है, ये स्ट्रांग लोगों का कंट्रोल है। जब तुम्हारे पास खुद की लाइफ, खुद की प्रायोरिटीज और खुद की मजबूत आइडेंटिटी होती है, तो तुम्हारी साइलेंस उसकी सोच बन जाती है। यही साइलेंट पुल की असली ताकत है। चैप्टर 3,
मैग्नेटिक मिस्ट्री। किसी लड़की को नॉन स्टॉप तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करने का सबसे टाइमलेस तरीका है मिस्ट्री। मिस्ट्री एक नेचुरल साइकोलॉजिकल मैग्नेट है। माइंड उसी इंसान के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है जिसकी पूरी स्टोरी वो समझ नहीं पाता। मैग्नेटिक मिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि तुम प्रिटेंड करो या फेक एटीट्यूड दिखाओ। इसका मतलब है कि तुम अपनी पर्सनालिटी में वो डेप्थ, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी और वो कामनेस रखो जो उसे बार बार तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करे। मैग्नेटिक मिस्ट्री का पहला प्रिंसिपल है अपनी लाइफ को पूरी तरह एक्सपोज मत करो। बहुत से लड़के शुरू में ही अपने बारे में हर छोटी बड़ी डिटेल बता देते हैं। अपनी पास्ट, फैमिली इश्यूज, इनसिक्योरिटीज, गोल्स सब इंस्टेंटली शेयर कर देते हैं। इससे इंस्टेंट अटैचमेंट तो हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। माइंड को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन जब तुम अपनी स्टोरी का सिर्फ वो हिस्सा दिखाते हो जो जरूरी है, बाकी चीजें धीरे धीरे रिवील करते हो, तब उसका माइंड एक्टिवेटेड रहता है। वो सोचती है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा होगा, तुम क्या सोचते हो, तुम किस टाइप के इंसान हो। यही क्यूरियोसिटी मैग्नेटिक मिस्ट्री की जड़ है। दूसरा पॉइंट है इमोशनल डेप्थ। मिस्ट्री सिर्फ साइलेंस से नहीं आती, डेप्थ से भी आती है। जब तुम बात करते हो तो एम्प्टी या शैलो मत बोलो। सिंपल रहते हुए भी तुम अपनी बातों में थोड़ा डेप्थ ला सकते हो। एक थॉटफुल लाइन, एक कॉन्फिडेंट पॉज, एक जेन्युइन ऑब्जर्वेशन। ये छोटी बातें उसके माइंड में तुम्हारी इमेज को थोड़ा डीप बनाती हैं। माइंड ऑटोमेटिकली ऐसी पर्सनालिटी को डिकोड करने की कोशिश करता है। तीसरा पॉइंट, प्रिडिक्टेबल मत बनो। प्रिडिक्टेबिलिटी अट्रैक्शन को खत्म कर देती है। जब उसे पहले से पता हो कि तुम हर बार एक जैसे बिहेव करोगे, बात करोगे या रिएक्शन दोगे, तो तुम इंटरेस्टिंग नहीं रह जाते। लेकिन जब तुम थोड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हो, कभी वार्म वाइब, कभी काम टोन, कभी डीप कॉन्वर्सेशन, कभी सिंपल रिप्लाईज, तो वो तुम्हें समझने की कोशिश करती है। ये कोशिश ही ऑब्सेशन का पहला स्टेप है। चौथा पॉइंट है बाउंड्रीज। मिस्ट्री उन लोगों में ज्यादा होती है जो अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं। तुम हर बात पर हाँ नहीं बोलते, तुम हर समय अवेलेबल नहीं रहते, तुम अपने टाइम और एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो। जब वो देखती है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्लियर हैं और तुम अपनी रिस्पेक्ट जानते हो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी पर्सनैलिटी में मिस्ट्री फील होती है, क्योंकि रेयर लोग ही बाउंड्रीज मेंटेन कर पाते हैं। पांचवा पॉइंट है सिलेक्टिव वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबल होना गलत नहीं है, लेकिन सबके सामने वल्नरेबिलिटी दिखाना अट्रैक्टिव नहीं होता। मिस्ट्री तब बनती है जब तुम सिर्फ थोड़ी वल्नरेबिलिटी दिखाते हो, कुछ फीलिंग्स, कुछ मेमोरीज, कुछ थॉट्स, बस उतना कि उसका माइंड तुम्हें थोड़ा समझे, लेकिन पूरी तरह डीकोड न कर पाए। वो सोचेगी कि तुम अंदर से किस तरह के इंसान हो, तुम किन बातों को छिपाते हो और क्यों। यही सवाल उसे इमोशनली इन्वेस्टेड करता है। छठा पॉइंट है कंट्रोल्ड अटेंशन। मिस्ट्री वहीं ग्रो करती है जहां अटेंशन लिमिटेड हो। अगर तुम नॉन स्टॉप अटेंशन दो तो तुम प्रिडिक्टेबल और बोरिंग बन जाओगे। लेकिन जब तुम सिलेक्टिव अटेंशन देते हो, कभी एक डीप कॉम्प्लीमेंट, कभी एक सटल स्माइल, कभी एक फोकस्ड कॉन्वर्सेशन, तो वो मोमेंट्स उसके दिमाग में स्ट्रांगली स्टोर हो जाते हैं। माइंड उन्हीं मोमेंट्स को बार बार रिप्ले करता है। मिस्ट्री वहीं से मैग्नीफाई होती है। सातवां पॉइंट, यूनिक हैबिट्स। जब तुम्हारी लाइफ में कुछ यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कोई रेयर हॉबी, कोई डिसिप्लिन रूटीन, कोई क्लियर विजन, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें इंटरेस्टिंग मानती है। इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी की मिस्ट्री कभी फेड नहीं होती। वो सोचेगी कि तुम्हारी दुनिया कैसी होगी, तुम किस तरह सोचते हो, तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। अंत में एक बात समझ लो, मिस्ट्री फेक बिहेवियर से नहीं आती। मिस्ट्री तब आती है जब तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ में बिजी हो, अपने गोल्स पर फोकस्ड हो और दूसरों की वैलिडेशन के बिना खुश रह सकते हो। जब तुम्हारी वर्ल्ड लार्ज हो, तब लोग नेचुरली उसमें एंटर करना चाहते हैं। यही मैग्नेटिक मिस्ट्री है। तुम कुछ नहीं करते, फिर भी वो तुम्हारे बारे में सोचती रहती है। चैप्टर 4, इमोशनल इम्प्रिंट। किसी भी लड़की के माइंड में नॉन स्टॉप जगह बनाने का सबसे गहरा तरीका है उसके अंदर एक इमोशनल इम्प्रिंट छोड़ना। ये इम्प्रिंट कोई बड़ा ड्रामा, बड़ा जेस्चर या ओवर रोमांटिक बिहेवियर से नहीं पड़ता। इमोशनल इम्प्रिंट वो सटल सा एहसास है जो छोटी छोटी मोमेंट्स में बनता है। वो मोमेंट्स जो दिखने में नॉर्मल लगते हैं, लेकिन अंदर से एक गहरी फीलिंग क्रिएट करते हैं। यही फीलिंग माइंड में बार बार रिप्ले होती है और तुम्हें अनफॉरगेटेबल बना देती है। इमोशनल इम्प्रिंट का पहला प्रिंसिपल है ऑथेंटिसिटी।
लड़कियां बहुत जल्दी समझ जाती हैं कि कोई लड़का फेक बिहेव कर रहा है या जेन्युइनली कनेक्ट कर रहा है। जब तुम अपनी बात कामली और ऑनेस्टली कहते हो, बिना इम्प्रेस करने के किसी प्रेशर के, तो तुम्हारी बातें उसके दिल में उतरती हैं। ऑथेंटिसिटी एक ऐसा एहसास है जिसे माइंड रिजेक्ट नहीं कर पाता। तुम चाहे थोड़ा कम बोलो, लेकिन जितना भी बोलो वो बिल्कुल रियल होना चाहिए। रियल इंटरेक्शन ही इमोशनल इम्प्रिंट बनाता है। दूसरा पॉइंट है इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी में दो साइड्स हों, एक काम नियंत्रित साइड और एक वार्म केयरिंग साइड। जब तुम ज्यादातर टाइम कंपोज्ड रहते हो और सही मोमेंट पर एक थॉटफुल जेस्चर करते हो, एक छोटी सी तारीफ देते हो, उसकी बात जेन्युइनली सुनते हो, ये अनएक्सपेक्टेड वार्म उसके अंदर एक डीप मेमोरी क्रिएट करती है। माइंड को याद वही बातें रहती हैं जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती हैं, क्योंकि वो फीलिंग स्ट्रांग होती हैं। तीसरा पॉइंट है प्रेजेंस। इमोशनल इम्प्रिंट का बड़ा हिस्सा नॉन वर्बल बिहेवियर से बनता है। तुम्हारा आई कांटेक्ट, तुम्हारी टोन, तुम्हारा लिसनिंग स्टाइल, ये सब उसके माइंड में डायरेक्ट सिग्नल्स की तरह जाते हैं। जब वो महसूस करती है कि तुम सिर्फ उसके वर्ड्स नहीं सुन रहे, बल्कि उसकी वाइब समझ रहे हो, उसके इमोशंस ऑब्जर्व कर रहे हो और उसको सीरियसनेस के साथ ट्रीट कर रहे हो, तब तुम उसके लिए एक इमोशनल कंफर्ट जोन बन जाते हो। माइंड ऐसे लोगों को बहुत जल्दी भूल नहीं पाता। चौथा पॉइंट है सटल इमोशनल सपोर्ट। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बनावटी केयरिंग दिखाओ, बल्कि सही समय पर सही चीज कहो। जब वो किसी सिचुएशन से परेशान हो और तुम कामली एक सिंपल लाइन बोलो, जैसे तुम संभाल लोगी या इट्स ओके, डोंट प्रेशर योरसेल्फ, ये छोटी लाइंस भी बहुत पावरफुल इम्पैक्ट डालती हैं। इमोशनल इम्प्रिंट तभी बनता है जब उसे लगे कि तुम अननेसेसरी ड्रामा नहीं करते, लेकिन तुम इमोशनली स्टेबल हो और उसे जेन्युइनली समझते हो। पांचवा पॉइंट है मेमोरेबल माइक्रो मोमेंट्स। इमोशनल इम्प्रिंट का सबसे स्ट्रांग हिस्सा होते हैं वो छोटे, रैंडम, अनस्क्रिप्टेड मोमेंट्स जो प्लानिंग के बिना हो जाते हैं। जैसे चलते चलते किया गया एक ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट, एक डीप आई कांटेक्ट, एक सिंपल जेस्चर जैसे किसी बात पर लाइटली मुस्कुराना या फिर उसका जेन्युइनली कुछ अप्रिशिएट कर देना। ये छोटे मोमेंट्स उसके दिमाग में तस्वीरों की तरह स्टोर होते हैं। बाद में जब वो अकेली होती है, माइंड इन्हीं पिक्चर्स को बार बार रिप्ले करता है। यही रिप्ले उसे इमोशनली ऑब्सेस्ड बनाता है। छठा पॉइंट है इमोशनल कंसिस्टेंसी। अगर तुम कभी बहुत वार्म हो और कभी अचानक कोल्ड हो जाओगे, तो माइंड तुम्हें कंफ्यूजन की कैटेगरी में डाल देगा। कंफ्यूजन से ऑब्सेशन नहीं बनता, स्ट्रेस बनता है। लेकिन अगर तुम काम, स्टेडी और बैलेंस्ड वाइब रखते हो, तो वो तुम पर ट्रस्ट करना शुरू करती है। इमोशनल ट्रस्ट एक स्ट्रांग इम्प्रिंट छोड़ता है, क्योंकि माइंड उन्हीं लोगों को होल्ड करता है जिनके साथ वो इमोशनली सेफ फील करे। सातवां पॉइंट है इमोशनल इंडिपेंडेंस। ये पॉइंट काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन यही सबसे पावरफुल है। जब वो देखती है कि तुम अपनी हैप्पीनेस किसी पर डिपेंड नहीं करते, तुम खुद के साथ खुश हो सकते हो, तुम इमोशनली मैच्योर हो, तो तुम उसके माइंड में एक कीमत, एक आइडियल मैस्कुलिन फ्रेम बन जाते हो। माइंड ऐसे लोगों को आइडियलाइज करता है। आइडियलाइजेशन हमेशा इम्प्रिंट्स को स्ट्रॉन्गर बनाती है। इमोशनल इम्प्रिंट कभी इंस्टेंट नहीं बनता, ये धीरे धीरे शांत तरीके से नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में ग्रो होता है। और एक बार ये बन गया तो माइंड तुम्हें हटाने की कोशिश नहीं करता, इवन व्हेन शी वांट्स टू। यही इमोशनल इम्प्रिंट की असली ताकत है। चैप्टर 5, वैल्यू पैराडॉक्स। वैल्यू पैराडॉक्स एक ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो किसी लड़की के माइंड में तुम्हारी वैल्यू को अचानक बढ़ा देता है, जबकि तुम बाहर से बहुत नॉर्मल दिखते हो। यह पैराडॉक्स इसीलिए काम करता है क्योंकि ह्यूमन माइंड रेयर चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है और इजी चीजों को कम। जब तुम खुद को ज्यादा उपलब्ध नहीं रखते, ज्यादा नीडी नहीं दिखते और अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देते हो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी वैल्यू उसके नज़र में बढ़ती है। यही विरोधाभास तुम्हें उसके थॉट्स में बार बार आने पर मजबूर करता है। वैल्यू पैराडॉक्स का पहला पार्ट है सेल्फ वर्थ। जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो, अपनी बाउंड्रीज रखते हो और अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल डायरेक्शन देते हो, तो ये वाइब सामने वाले को महसूस होती है। गर्ल्स नेचुरली उन लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो अपनी लाइफ में क्लैरिटी रखते हैं,
माइंड ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों की तरफ खींचता है क्योंकि स्टेबिलिटी रेयर होती है और रैरिटी वैल्यू बनाती है। दूसरा पार्ट है सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इग्नोर करो, बल्कि यह है कि तुम अपनी टाइम और अटेंशन को बिना सोचे समझे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो तो माइंड समझ लेता है कि तुम्हारे पास करने को कुछ खास नहीं है, इससे अट्रैक्शन कम होती है। लेकिन जब तुम अपना स्केड्यूल मेंटेन करते हो, अपना फोकस अपने गोल्स पे रखते हो और लिमिटेड अटेंशन देते हो, तो उसे लगता है कि तुम्हारी लाइफ में पर्पस है। पर्पस हमेशा वैल्यू बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट है डिसीजन मेकिंग पावर। वैल्यू पैराडॉक्स तभी स्ट्रांग होता है जब तुम डिसीजंस कॉन्फिडेंटली लेते हो। चाहे छोटी बात हो या बड़ी, तुम किसी से अप्रूवल नहीं मांगते, न ही इमोशनली डिपेंडेंट लगते हो। कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकर्स हमेशा हाई वैल्यू लगते हैं क्योंकि वो किसी और से वैलिडेशन नहीं मांगते। माइंड ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों का रिस्पेक्ट करता है और उन्हें प्रायोरिटी देता है। चौथा पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल। बहुत से लड़के शुरुआत में ही बहुत एक्सपेक्ट करने लगते हैं। अगर लड़की रिप्लाई देर से दे, थोड़ी बिजी हो या कम बात करे, तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं। लेकिन हाई वैल्यू लोग एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करते हैं। उन्हें पता होता है कि हर चीज उनकी इच्छा से नहीं चलती। जब तुम इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाते हो और छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते, तो तुम्हारी मैच्योरिटी उसकी नज़र में तुमको रेयर बना देती है। रेयर पर्सनैलिटी ही हाई वैल्यू पर्सनैलिटी होती है। पांचवा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इम्बैलेंस। ह्यूमन माइंड उसी चीज को ज्यादा वैल्यू देता है जिसमें वो खुद ज्यादा इन्वेस्ट करता है। अगर तुम शुरुआत में ज्यादा एफर्ट लगाओगे, लंबे मैसेजेस, बार बार कॉल्स, ओवर कॉम्प्लीमेंटिंग, तो माइंड तुम्हें ग्रांटेड समझने लगेगा। लेकिन जब तुम थोड़ा पीछे रहते हो और अलाउ करते हो कि वो भी एफर्ट लगाए, वो भी कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करे, वो भी तुम्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, तो उसके माइंड में तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगती है। क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ से है, सिर्फ तुम्हारी तरफ से नहीं। छठा पॉइंट है सोशल प्रूफ। वैल्यू पैराडॉक्स तब और स्ट्रांग होता है जब तुम सोशली ग्राउंडेड होते हो। तुम्हारे पास हॉबीज हों, दोस्त हों, प्लान्स हों, गोल्स हों। ये सब दिखाते हैं कि तुम एक कंप्लीटली डेवलप्ड व्यक्ति हो। जब उसे दिखता है कि तुम्हारी दुनिया बड़ी है और तुम अकेलेपन से ड्रिवन नहीं हो, तो माइंड ऑटोमेटिकली तुम्हें एक हायर वैल्यू कैटेगरी में रखता है। सातवां पॉइंट है नॉन रिएक्टिविटी। हाई वैल्यू एनर्जी तब दिखती है जब तुम किसी भी स्मॉल सिचुएशन पर ओवर रिएक्ट नहीं करते। चाहे वो मैसेज डिले हो, उसका मूड ऑफ हो या किसी बात पर डिसएग्रीमेंट हो। अगर तुम काम रहते हो, स्मूथ रिस्पॉन्स देते हो और खुद को बैलेंस्ड रखते हो, तो तुम उसकी नज़र में एक इमोशनली स्ट्रांग व्यक्ति बन जाते हो। इमोशनल स्ट्रेंथ वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देती है। वैल्यू पैराडॉक्स का असली एसेंस यही है कि तुम जितना अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाओगे, जितना अपनी प्रेजेंस को ग्राउंडेड रखोगे और जितना अपनी अटेंशन को बैलेंस्ड रखोगे, उतना तुम्हारी वैल्यू उसके माइंड में बढ़ेगी। और जो हाई वैल्यू होता है वो कभी भी आसानी से माइंड से निकलता नहीं। चैप्टर 6, कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी। कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी एक ऐसी कला है जिसमें तुम खुद को कंप्लीटली डिस्टेंट भी नहीं बनाते और पूरी तरह अवेलेबल भी नहीं रखते। ये बैलेंस इतना पावरफुल होता है कि लड़की तुम्हारी एब्सेंस में भी तुम्हारी प्रेजेंस फील करती है। माइंड नेचुरली उसी इंसान के बारे में ज्यादा सोचता है जिसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो लेकिन कनेक्शन स्ट्रांग हो। यही कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी का असली साइकोलॉजी है। तुम कम दिखते हो, लेकिन जब दिखते हो तो इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी का पहला प्रिंसिपल है स्कैर्सिटी। ह्यूमन माइंड रेयर चीजों की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। जब तुम हर समय ऑनलाइन रहकर उसका इंतजार नहीं करते, हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देते और खुद को हर पल प्रेजेंट नहीं दिखाते, तो तुम रेयर लगते हो। रेयर पर्सनालिटी हमेशा हाई वैल्यू होती है और हाई वैल्यू वाले लोग ही माइंड में जगह बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है इंटेंशनल प्रेजेंस। इसका मतलब यह है कि जब तुम अवेलेबल होते हो तब तुम जेन्युइनली और क्लियरली प्रेजेंट रहते हो। तुम बातचीत में इंटरेस्ट दिखाते हो, उसकी बात ध्यान से सुनते हो और मीनिंगफुल रिस्पॉन्सेज देते हो। इससे उसे लगता है कि तुम्हारी प्रेजेंस वैल्यूबल है, फोर्स्ड नहीं। तुम उसके साथ तभी कनेक्ट करते हो जब तुम्हारे पास मेंटल स्पेस होता है, न कि सिर्फ खालीपन भरने के लिए। तीसरा पॉइंट है सेल्फ प्रायोरिटी। कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी तभी काम करता है जब तुम अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देते हो।
अगर तुम फिटनेस, वर्क, हॉबीज, गोल्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट में बिजी रहते हो तो तुम्हारा स्केड्यूल नेचुरली स्ट्रक्चर्ड रहता है। जब वह देखती है कि तुम अपने काम में लगे हो, प्रोडक्टिव हो और अपने लाइफ पाथ पर सीरियस हो, तो उसकी आइज में तुम ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू बन जाते हो, क्योंकि रेयर वही लोग होते हैं जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन और डायरेक्शन होता है। चौथा पॉइंट है अवॉइड ओवर एक्सेसिबिलिटी। जब तुम हर नोटिफिकेशन पर तुरंत जंप करते हो, हर कॉल पे रेडी हो जाते हो या हर कॉन्वर्सेशन को लंबा खींचते हो, तो तुम अपनी वैल्यू कम कर रहे होते हो। माइंड तुम्हें ईजिली अवेलेबल समझने लगता है। लेकिन जब तुम अपनी अवेलेबिलिटी पर कंट्रोल रखते हो, कभी क्विक रिप्लाई, कभी डिलेड रिप्लाई, कभी शॉर्ट कॉन्वर्सेशन, कभी डीप कॉन्वर्सेशन, ये पैटर्न उसे इमोशनली ऑक्यूपाइड रखता है। उसे लगता है कि तुम्हें समझना आसान नहीं है, और यही क्यूरियोसिटी उसे बार बार तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करती है। पांचवा पार्ट है बैलेंस इन कम्युनिकेशन। कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि तुम इंटेंशनली रूड बनो या बिना रीजन गायब हो जाओ। ये एक स्मूथ बैलेंस है। सी, तुम बात करते हो लेकिन ज्यादा नहीं। तुम इंटरेस्ट दिखाते हो लेकिन नीडी नहीं। तुम इमोशन दिखाते हो लेकिन ओवरफ्लो नहीं करते। ऐसी कम्युनिकेशन उसकी इमोशनल सिक्योरिटी को ब्रेक भी नहीं करती और उसे तुम्हारे बारे में सोचने के लिए स्पेस भी देती है। छठा पॉइंट है इमोशनल पेशेंस। अगर वो बिजी है, रिप्लाई नहीं देती या मूड में नहीं है, तो तुम काम रहते हो। तुम पैसिव एग्रेसिव मैसेजेस या इनसिक्योर रिएक्शंस नहीं दिखाते। इमोशनल पेशेंस तुम्हें ग्राउंडेड और मैच्योर दिखाती है। ऐसे लड़के नेचुरली अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि उनकी वाइब स्टेबल और कंपोज्ड होती है। स्टेबिलिटी हमेशा स्कैरसिटी को स्ट्रॉन्गर बनाती है। सातवां पॉइंट है अनप्रिडिक्टेबिलिटी विद पर्पस। कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी तभी इफेक्टिव होती है जब तुम 100% प्रिडिक्टेबल नहीं होते। अगर उसे पहले से पता हो कि तुम कब रिप्लाई करोगे, कब कॉल करोगे, कब फ्री होगे, तो थ्रिल खत्म हो जाता है। लेकिन जब थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी आती है, कभी तुम जल्दी जवाब देते हो, कभी थोड़ा टाइम लेते हो, तो उसका माइंड अलर्ट रहता है। अलर्ट माइंड हमेशा अटैच होता है। अंत में याद रखो, कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी का असली मतलब मैनिपुलेशन नहीं है। इसका मतलब है कि तुम अपनी एनर्जी, टाइम और अटेंशन को कॉन्शियसली मैनेज करते हो। जब तुम खुद की लाइफ में स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग रखते हो, तो तुम्हारी लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिकली मिस्टीरियस और अट्रैक्टिव बनती है। यही वो पॉइंट है जहां लड़की तुम्हें मिस करना शुरू करती है, और मिसिंग ही ऑब्सेशन की शुरुआत होती है। चैप्टर 7, मैस्कुलिन प्रेजेंस। मैस्कुलिन प्रेजेंस वो चीज है जो बिना जोर लगाए, बिना इम्प्रेस किए, बिना वर्ड्स के भी किसी लड़की के माइंड में गहरा असर छोड़ देती है। ये प्रेजेंस कोई बॉडी बिल्डर वाली फिजिकल मैस्कुलिनिटी नहीं होती। ये एक शांत, ग्राउंडेड, कंट्रोल्ड एनर्जी होती है जो तुम्हारे अंदर से निकलती है और सामने वाले को फील होती है। मैस्कुलिन प्रेजेंस एक ऐसी वाइब है जिसमें स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ एक साथ मौजूद होती है। यही वाइब किसी लड़की के माइंड में तुम्हारी छवि को अनफॉरगेटेबल बना देती है। मैस्कुलिन प्रेजेंस का पहला प्रिंसिपल है कामनेस, काम एनर्जी। किसी भी लड़की के लिए सबसे अट्रैक्टिव मैस्कुलिन ट्रेट होता है जब तुम सिचुएशंस में जल्दी पैनिक नहीं करते, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो, तब तुम्हारी प्रेजेंस नेचुरली स्ट्रांग दिखती है। कामनेस एक काइंड ऑफ इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करती है। माइंड ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा सोचता है जो रिएक्शन से नहीं, स्टेबिलिटी से ऑपरेट करते हैं। दूसरा पॉइंट है कंट्रोल। मैस्कुलिन प्रेजेंस का दूसरा हिस्सा है तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल। ये कंट्रोल सिर्फ इमोशंस का नहीं, बल्कि आपके वर्ड्स, एक्शंस और फोकस का भी होता है। जब तुम बिना जल्दी किए, बिना इम्पल्सिव बिहेवियर के सोच समझकर डिसीजंस लेते हो, तब तुम एक लीडर जैसी एनर्जी दिखाते हो। गर्ल्स नेचुरली ऐसे लड़कों की रिस्पेक्ट करती हैं जो अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखते हैं। रिस्पेक्ट हमेशा परमानेंट होती है और रिस्पेक्ट अट्रैक्शन से भी गहरा इफेक्ट छोड़ती है। तीसरा पॉइंट है पर्पस। मैस्कुलिन प्रेजेंस पर्पस ड्रिवन होती है। जब किसी लड़की को लगता है कि तुम्हारी लाइफ में गोल्स हैं, डायरेक्शन है और तुम एक पाथ पर चलते हो, तो तुम्हारी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग महसूस होती है। अ मैन विथ डायरेक्शन ऑलवेज फील्स मोर मैग्नेटिक, क्योंकि वो किसी के पीछे भागकर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता। पर्पस तुम्हें ग्राउंडेड बनाता है और ग्राउंडेड लोग हमेशा ज्यादा आकर्षक लगते हैं। चौथा पार्ट है
बॉडी लैंग्वेज। मैस्कुलिन प्रेजेंस 50% वर्ड्स और 50% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर चलती है। स्लो मूवमेंट्स, डीप आई कॉन्टैक्ट, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, स्टेडी टोन, ये सब सिग्नल्स सबकॉन्शियसली लड़की के माइंड को एक मैसेज देते हैं कि तुम कॉन्फिडेंट हो और अपनी जगह पर सिक्योर हो। नर्वस जेस्चर्स, शेकी टोन, फास्ट टॉकिंग, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस, ये सब तुम्हारी प्रेजेंस को वीक कर देते हैं। लेकिन एक कंट्रोल्ड पॉस्चर और स्टेडी जेस्चर्स तुम्हें साइलेंटली पावरफुल बनाते हैं। 5वां पॉइंट है इमोशनल इंडिपेंडेंस। मैस्कुलिन प्रेजेंस तभी स्ट्रांग होती है जब तुम किसी की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं होते। तुम खुद को वैलिडेट कर सकते हो, तुम खुद की कंपनी एंजॉय कर सकते हो। जब तुम क्लिंगी नहीं लगते, डेस्परेट नहीं दिखते और अपनी आइडेंटिटी किसी के अटेंशन पर बेस नहीं करते, तो लड़की को एक मैस्कुलिन सिक्योरिटी फील होती है। इमोशनल इंडिपेंडेंस माइंड में एक डीप रिस्पेक्ट बनाती है। 6ठा पॉइंट है बाउंड्रीज। मैस्कुलिन प्रेजेंस बाउंड्रीज के बिना कंप्लीट नहीं होती। बाउंड्रीज का मतलब है कि तुम दूसरों को हर बार डिसाइड करने नहीं देते। तुम अपनी टाइम, एनर्जी और इमोशंस की वैल्यू जानते हो। जब तुम क्लियरली बताते हो कि तुम क्या एक्सेप्ट करोगे और क्या नहीं, तो लड़की समझती है कि तुम अपने स्टैंडर्ड्स पर फर्म हो। स्ट्रांग बाउंड्रीज हमेशा मैस्कुलिन इंप्रेशन बनाती हैं। 7वां पॉइंट है कंसिस्टेंसी। मैस्कुलिन प्रेजेंस कोई टेम्पररी एक्ट नहीं है, ये कंसिस्टेंट बिहेवियर है। अगर तुम कभी कॉन्फिडेंट हो, कभी इनसिक्योर, कभी काम हो, कभी ओवरली इमोशनल, तो प्रेजेंस वीक पड़ जाती है। लेकिन जब तुम हर सिचुएशन में बैलेंस रहते हो, स्टेडी माइंडसेट से डील करते हो और अपने रिएक्शंस कंट्रोल करते हो, तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी उसे इमोशनली सेफ फील करवाती है। सेफ महसूस करना किसी भी लड़की के लिए सबसे पावरफुल इमोशनल ट्रिगर होता है। अंत में मैस्कुलिन प्रेजेंस की असली ताकत यह है कि यह दिखावा नहीं करती, यह खुद को साबित नहीं करती, यह नेचुरली महसूस होती है। और जब कोई वाइब नेचुरल होती है तो उसका असर सबसे गहरा होता है। यही मैस्कुलिन प्रेजेंस किसी लड़की के माइंड में तुम्हें एक अलग कैटेगरी में रख देती है, वो कैटेगरी जिसे माइंड भूलना न सुनना नहीं चाहता। चैप्टर 8, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट एक ऐसा इनविजिबल टूल है जो अट्रैक्शन को मजबूत ही नहीं करता, बल्कि किसी लड़की के माइंड में तुम्हारी प्रेजेंस को गहराई से एम्बेड कर देता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है दो अलग अलग वाइब्स को बैलेंस करके प्रस्तुत करना। कभी काम, कभी वार्म, कभी सीरियस, कभी प्लेफुल, कभी अवेलेबल, कभी डिस्टेंट। माइंड उन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा अटकता है जिनमें वेरिएशन होता है। जब उसकी नज़र में तुम्हारी पर्सनैलिटी में सटल कॉन्ट्रास्ट दिखते हैं, तो तुम ऑटोमेटिकली उसके लिए इंटरेस्टिंग बन जाते हो। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट का पहला प्रिंसिपल है कामनेस और वार्मथ का बैलेंस। अगर तुम हमेशा काम रहो लेकिन कभी वार्मथ न दिखाओ, तो तुम कोल्ड लगोगे। और अगर तुम हमेशा वार्मथ दिखाओ, तो तुम प्रिडिक्टेबल बन जाओगे। लेकिन जब तुम ज़्यादातर टाइम कंपोज्ड रहते हो और सही मोमेंट पर एक छोटी सी स्माइल, एक थॉटफुल कॉम्प्लीमेंट या एक केयरिंग लाइन बोलते हो, तो वो मोमेंट पावरफुल बन जाता है। माइंड उस वार्मथ को याद रखता है क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड होती है। दूसरा पॉइंट है सीरियसनेस और प्लेफुलनेस का ब्लेंड। अगर तुम हर टाइम सीरियस रहोगे तो तुम बोरिंग लगोगे, और अगर हर वक्त प्लेफुल रहोगे तो तुम इमेच्योर लगोगे। लेकिन जब तुम इंपॉर्टेंट बातों में सीरियस और अवेयर दिखते हो और लाइट मोमेंट्स में फन रखते हो, तो ये कॉन्ट्रास्ट तुम्हारी पर्सनैलिटी को मल्टी डायमेंशनल बनाता है। लड़की तुम्हें एक ही फ्रेम में डिफाइन नहीं कर पाती, और यही क्यूरियोसिटी उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तीसरा पॉइंट है अटेंशन और डिटैचमेंट का कॉन्ट्रास्ट। कंट्रोल्ड अटेंशन तभी काम करता है जब उसके साथ सही टाइम पर डिटैचमेंट भी हो। उदाहरण के लिए, जब वो जेन्युइनली कुछ शेयर करे और तुम ध्यान से सुनो, उसकी बात समझो और इंटरेस्ट दिखाओ, तो ये अटेंशन उसे इमोशनली कनेक्ट करता है। लेकिन लगातार अटेंशन देने से तुम नॉर्मल बन जाओगे। इसलिए कुछ मोमेंट्स में थोड़ा डिस्टेंट रहना, व्यस्त होना या शॉर्ट रिप्लाईज देना भी ज़रूरी है। ये इम्बैलेंस नहीं, कॉन्ट्रास्ट है। ऐसा कॉन्ट्रास्ट उसके माइंड को, तुम्हारी वाइब को डिकोड करने में बिजी रखता है। चौथा पॉइंट है मैस्कुलिन सीरियसनेस और लाइट ह्यूमर का मिक्स। मैस्कुलिन प्रेजेंस का हिस्सा है डेप्थ और कंपोजर, लेकिन जब इस डेप्थ के बीच तुम हल्का सा ह्यूमर जोड़ते हो, बिना चाइल्डिश हुए, तो तुम और भी इंटरेस्टिंग बन जाते हो। लाइट ह्यूमर उसे कंफर्टेबल फील करवाता है और सीरियस वाइब तुम्हें स्ट्रांग बनाती है।
माइंड इसी ड्युअलिटी को पकड़कर तुम्हें याद रखता है। पांचवा पॉइंट है प्रिडिक्टेबिलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी का कॉन्ट्रास्ट। अगर तुम बहुत प्रिडिक्टेबल हो तो माइंड तुम्हें क्विकली कैटेगराइज करके आगे बढ़ जाता है। प्रिडिक्टेबिलिटी बोर्डम बनाती है। लेकिन अगर तुम पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल हो तो ट्रस्ट टूटता है। इसलिए सटल अनप्रिडिक्टेबिलिटी परफेक्ट होती है। कभी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, कभी शॉर्ट रिप्लाईज, कभी डीप टोन, कभी प्लेफुल वाइब। यह स्मॉल अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसे हमेशा अलर्ट रखती है। अलर्ट माइंड ही अटैच होता है। छठा पॉइंट है इमोशनल स्ट्रेंथ और इमोशनल सॉफ्टनेस का बैलेंस। इमोशनल स्ट्रांग होना मतलब है अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना, पैनिक ना करना और खुद को ग्राउंडेड रखना। लेकिन यह स्ट्रेंथ तभी अट्रैक्टिव होती है जब उसके साथ एक सॉफ्ट साइड भी हो। कभी किसी इश्यू को कामली समझना, उसकी बातों के प्रति रिस्पेक्ट दिखाना या किसी मोमेंट पर जेन्युइनली सपोर्ट देना। स्ट्रेंथ अकेली से डोमिनेंस बनती है, लेकिन स्ट्रेंथ प्लस सॉफ्टनेस से कनेक्शन बनता है। यही कनेक्शन उसे बार बार तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सातवां पॉइंट है एम्बिशन और प्रेजेंस का कॉन्ट्रास्ट। तुम गोल ओरिएंटेड हो, अपनी लाइफ में बिजी हो, अपने पर्पस पर चल रहे हो। ये दिखाता है कि तुम एक ड्रिवन इंसान हो। लेकिन कभी कभी जब तुम उसे अटेंशन देते हो, उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाते हो, तो ये मोमेंट उसके लिए स्पेशल बन जाता है, क्योंकि उससे महसूस होता है कि तुम इतने बिजी शेड्यूल के बीच भी उसके लिए मोमेंट निकालते हो। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट छोड़ता है। आठवां पॉइंट है साइलेंस और एक्सप्रेशन का बैलेंस। साइलेंस डोमिनेंस दिखाता है, मैच्योरिटी दिखाता है। लेकिन कभी कभी एक ऑनेस्ट लाइन, एक सटल कॉम्प्लीमेंट, एक रिफ्लेक्टिव थॉट, ये एक्सप्रेशन उसकी नज़र में तुम्हें डीप बनाते हैं। साइलेंस और एक्सप्रेशन का सही मिक्स एक ऐसा साइकोलॉजिकल लूप बनाता है जिसमें माइंड बार बार तुम्हें रीप्ले करता है। अंत में साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट का असली खेल ये है कि तुम किसी एक कैटेगरी में फिट नहीं होते। तुम स्टेबल भी हो और एक्साइटिंग भी। तुम स्ट्रांग भी हो और सॉफ्ट भी। तुम डिस्टेंस भी रखते हो और कनेक्शन भी। माइंड कॉम्प्लेक्सिटी को पकड़कर नहीं छोड़ता। कॉम्प्लेक्सिटी ही वो रीजन है जिसके कारण लड़की तुम्हें अपनी सोच से निकाल नहीं पाती। चैप्टर 9 अटेंशन लूप। अटेंशन लूप एक ऐसा साइकोलॉजिकल साइकिल है जिसमें लड़की तुम्हें याद इसीलिए नहीं करती क्योंकि तुम उसे याद दिलाते हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसका माइंड खुद ब खुद तुम्हारी तरफ वापस घूमने लगता है। ये लूप अचानक नहीं बनता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है तुम्हारी प्रेजेंस, बिहेवियर, साइलेंस और स्मॉल इमोशनल मोमेंट्स से। जब ये लूप एक्टिवेट होता है तो लड़की नॉर्मल काम करते हुए भी अचानक तुम्हारे बारे में सोचने लगती है, छोटे छोटे जेस्चर्स याद करती है और मन में सवाल उठते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। अटेंशन लूप का पहला प्रिंसिपल है अनप्रिडिक्टेबल एंगेजमेंट। माइंड हमेशा उन चीज़ों पर रिपीट होता है जो प्रिडिक्टेबल नहीं होती। अगर तुम हर बार एक जैसा बिहेव करते हो, एक ही टाइम पर रिप्लाई, एक ही पैटर्न में बात, एक ही टोन, तो उसका माइंड तुम्हें क्विकली प्रिडिक्ट कर लेता है और इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन जब तुम्हारी कम्युनिकेशन में थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, कभी डीप, कभी शॉर्ट, कभी वार्म, कभी काम, तो उसका माइंड तुम्हारे हर मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करता है। यही डिकोडिंग लूप की शुरुआत है। दूसरा पार्ट है ओपन लूप्स क्रिएट करना। ओपन लूप का मतलब है कि तुम कुछ भी पूरी तरह क्लोज नहीं करते, बात अधूरी नहीं छोड़ते, लेकिन एक स्मॉल क्यूरियोसिटी हमेशा छोड़े रखते हो। जैसे कोई क्विक कॉम्प्लीमेंट, कोई सटल लाइन, कोई थॉटफुल बात, लेकिन उसके पीछे पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देते। माइंड उसे समझने की कोशिश करता है। जब माइंड कुछ समझ नहीं पाता, वह बार बार उसी थॉट पर लौटता है। यही ओपन लूप अटेंशन लूप को स्ट्रॉन्गर बनाता है। तीसरा पॉइंट है इमोशनल एंकर्स। इमोशनल एंकर्स वो छोटे मोमेंट्स होते हैं जो उसके माइंड में इमोशन प्लस तुम, इस कॉम्बिनेशन को जोड़ देते हैं। जैसे किसी सीरियस बात पर तुम्हारा काम रिस्पॉन्स, किसी लाइट मोमेंट पर तुम्हारी जेन्युइन हंसी, किसी खास बात पर तुम्हारा थॉटफुल ऑब्जर्वेशन। ये छोटी डिटेल्स उसके दिमाग में टाइनी इमोशनल बुकमार्क्स की तरह स्टोर हो जाती हैं। बाद में जब वो किसी सिमिलर इमोशन से गुजरती है, उसका माइंड ऑटोमेटिकली तुम्हें रिकॉल करता है। यहीं से अटेंशन लूप तेजी से एक्टिवेट होता है। चौथा पॉइंट है माइक्रो प्रेजेंस। ये फिजिकल प्रेजेंस नहीं बल्कि इनडायरेक्ट प्रेजेंस होती है। जैसे तुम्हारा एक
शॉर्ट बट डीप मैसेज, तुम्हारे वर्ड्स की टोन, तुम्हारी वाइब का सटल इम्पैक्ट। जब तुम ज्यादा अवेलेबल नहीं होते लेकिन जब भी दिखते हो तो एक इम्प्रेशन छोड़ते हो, तो ये माइक्रो प्रेजेंस उसे वही इम्पैक्ट याद दिलाती है। माइंड कभी भी एक स्ट्रॉन्ग माइक्रो प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर पाता। पांचवा पार्ट है सिलेक्टिव वैलिडेशन। हर लड़की वैलिडेशन चाहती है, लेकिन इन्फिनिट वैलिडेशन वैल्यू घटा देता है। जब तुम सिलेक्ट मोमेंट्स में वैलिडेशन देते हो, जैसे उसकी किसी क्वालिटी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना, तो ये मोमेंट उसे स्पेशल फील करवाता है। स्पेशल फीलिंग माइंड में फिर से रिप्ले होती है और रिप्ले अटेंशन लूप बनाती है। ध्यान रखो, वैलिडेशन सिर्फ सही टाइम पर देना है, हर टाइम नहीं। छठा पॉइंट है स्पेस। अटेंशन लूप स्पेस में ही ग्रो करता है। अगर तुम हर वक्त प्रेजेंट रहोगे, उसका माइंड कभी तुम्हें मिस नहीं करेगा। मिसिंग अटेंशन लूप का सबसे बड़ा फ्यूल है। जब तुम थोड़ा स्पेस रखते हो, फिजिकल या इमोशनल, तो उसके पास सोचने का टाइम मिलता है। माइंड खाली होता है तो उसी चीज पर लौटता है जो उसे इंट्रीग करती है। अगर तुम एक इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी हो, तो माइंड नेचुरली तुम्हारी ओर लौटता है। सातवां पॉइंट है इंटरनल क्वेश्चंस। अटेंशन लूप तब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब तुम उसके माइंड में क्वेश्चंस छोड़ देते हो, जैसे इसका वाइब इतना काम क्यों होता है, ये हर बात पर रिएक्ट क्यों नहीं करता, ये मुझे कितना इंपॉर्टेंस देता है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है। ये क्वेश्चंस इंटरनल ही रहते हैं, लेकिन बार बार उठते हैं। इंटरनल क्वेश्चंस हमेशा लूपिंग थॉट्स बनाते हैं और यही तुम्हें उसके माइंड में परमानेंट बना देता है। आठवां पॉइंट है पैटर्न ब्रेक। माइंड उन्हीं चीजों पर स्टक होता है जो पैटर्न को ब्रेक करती हैं। जब तुम उन लड़कों से अलग बिहेव करते हो जो सिर्फ इम्प्रेस करने में लगे होते हैं, तुम काम, बैलेंस्ड और पर्पसफुल वाइब रखते हो, तो तुम उसके एक्सपीरियंसेस का पैटर्न ब्रेक कर देते हो। पैटर्न ब्रेक हमेशा माइंड में डीप इंप्रेशन छोड़ता है। अंत में अटेंशन लूप का पूरा खेल ये है कि माइंड तुम्हें कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली रिविजिट करे। तुम उसकी सोच में इसलिए नहीं आते कि तुमने एफर्ट किया, बल्कि इसलिए आते हो क्योंकि उसका माइंड खुद तुम्हें वापस खींचता है। यही लूप किसी लड़की को किसी के बारे में नॉन स्टॉप सोचने पर मजबूर करता है। चैप्टर 10, मिरर इफेक्ट। मिरर इफेक्ट एक गहरी साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें तुम उसके बिहेवियर, इमोशंस और कम्युनिकेशन पैटर्न्स को सटल तरीके से रिफ्लेक्ट करके उसकी अवेयरनेस और अटैचमेंट को तुम्हारी तरफ खींचते हो। ये कोई कॉपीइंग या मिमिक्री नहीं है, बल्कि एक नेचुरल अलाइनमेंट है जिसमें तुम उसकी वाइब को समझकर उसी एनर्जी में खुद को प्रेजेंट करते हो। माइंड नेचुरली उन लोगों से जुड़ता है जो उसे अंडरस्टूड फील करवाते हैं, और जब कोई लड़की फील करती है कि तुम उसे समझते हो या उसकी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हो, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होना शुरू कर देता है। मिरर इफेक्ट का पहला प्रिंसिपल है एनर्जी अलाइनमेंट। हर लड़की की एक अलग वाइब होती है। कुछ प्लेफुल होती हैं, कुछ काम, कुछ इमोशनल, कुछ सीरियस। जब तुम उसकी वाइब को ऑब्जर्व करके सटल तरीके से अपनी एनर्जी मैच करते हो, तो उसे लगता है कि तुम्हारी प्रेजेंस उसके लिए कंफर्टेबल है। कंफर्ट माइंड को सेफ फील करवाता है, और सेफ फीलिंग अटैचमेंट की जड़ होती है। उदाहरण के लिए, अगर वह धीमी टोन में बात कर रही है और तुम उसी टोन में रिप्लाई करते हो, तो उसे लगता है कि तुम उसे समझते हो। ये माइक्रो मैचिंग पावरफुल कनेक्शन बिल्ड करती है। दूसरा पॉइंट है कंट्रोल्ड रिफ्लेक्शन। इसका मतलब उसकी बातों को वर्ड टू वर्ड रिपीट करना नहीं है, बल्कि उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल को मिरर करना है। अगर वो छोटी, क्लियर सेंटेंसेस में बात करती है, तो तुम भी उसी क्लैरिटी से बात करो। अगर वो इमोशनल बात शेयर कर रही है, तो तुम भी थोड़ा ओपन होकर रिस्पॉन्स दो। अगर वो ह्यूमरस मूड में है, तो तुम भी लाइट हार्टेड टोन रखो। ये कनेक्शन नेचुरल लगता है, फोर्स्ड नहीं। माइंड ऐसे लोगों की तरफ ज्यादा खींचता है जो उसके इमोशनल रिदम के साथ ट्यून में हो। तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग क्यूज को रिफ्लेक्ट करना। जब वो कोई पर्सनल बात शेयर करती है, कोई प्रॉब्लम बताती है, या किसी सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है, तो तुम अटेंटिव होकर समझ दिखाते हो। अ सिंपल रिस्पॉन्स जैसे मैं समझ रहा हूं, या हाँ, ये बात वाकई मुश्किल होगी। ये छोटी लाइंस उसे फील करवाती हैं कि तुम इमोशनली अवेयर हो। इमोशनल अवेयरनेस एक मैस्कुलिन स्ट्रेंथ की तरह काम करती है, और यही स्ट्रेंथ उसकी सोच में तुम्हें मजबूत बनाती है। चौथा पॉइंट है बिहेवियरल मिररिंग। यह बेहद सटल और पावरफुल होता है। उदाहरण के लिए, अगर वह किसी टॉपिक पर पैशनेट दिखती है,
और तुम जेन्युइनली उस टॉपिक में इंटरेस्ट दिखाते हो, तो उसे लगेगा कि तुम उसकी वर्ल्ड में कनेक्ट हो सकते हो। माइंड ऑटोमेटिकली उन लोगों से जुड़ता है जिनके साथ उसकी पैशंस रेजोनेट करती हैं। बिहेवियरल मिररिंग ट्रस्ट बढ़ाता है, और ट्रस्ट हमेशा अटैचमेंट में ट्रांसफॉर्म होता है। 5वां पार्ट है पेस मिररिंग। हर व्यक्ति की कॉन्वर्सेशन पेस अलग होती है। कुछ फास्ट स्पीक करते हैं, कुछ धीरे। अगर तुम उसकी नेचुरल पेस को मिरर करते हो, तो उसे महसूस होगा कि तुम दोनों एक कंफर्टेबल सिंक में हो। ये सिंक कनेक्शन को एफर्टलेस बनाता है। जब कनेक्शन एफर्टलेस होता है, तो माइंड उसे रिपीट करना चाहता है। यही रेपिटेशन उसे तुम्हारे बारे में और सोचने पर मजबूर करता है। 6ठा पॉइंट है इमोशनल टेम्पो मैच करना। अगर वह किसी चीज को लेकर एक्साइटेड है, तुम भी पॉजिटिविटी दिखाओ। अगर वो सीरियस है, तुम काम टोन रखो। अगर वो किसी बात पर फ्रस्ट्रेटेड है, तुम उसे वैलिडेट करो। हाँ, ये किसी को भी परेशान कर सकता है। ये इमोशनल मिररिंग उसे फील कराती है कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि फील भी कर रहे हो। माइंड ऐसे लोगों के साथ स्ट्रांगली बॉन्ड बनाता है। 7वां पॉइंट है हर सटल एक्शंस को नोटिस करना। मिरर इफेक्ट का असली पावर यह है कि तुम उसकी छोटी छोटी बातों को क्वाइटली ऑब्जर्व करते हो, जैसे उसकी बातें, उसकी रिएक्शंस, उसका स्टाइल, उसका मूड पैटर्न। जब तुम बाद में कोई ऐसी बात मेंशन करते हो जो उसने कैजुअली कही थी, तो उसे शॉक लगता है कि तुम अटेंटिव हो। अटेंटिवनेस सबसे बड़ा इमोशनल हुक होता है। 8वां पॉइंट है सिमिलैरिटी इल्यूजन। जब तुम उसकी वाइब मिरर करते हो, तो उसे लगता है कि तुम दोनों एक जैसे हो, इवन इफ रियलिटी में तुम थोड़े डिफरेंट हो। यह इल्यूजन बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी नेचुरली उन्हीं के प्रति अट्रैक्टेड होती है जिनमें उसे खुद का रिफ्लेक्शन दिखे। यही मिरर इफेक्ट का असली जादू है। वो तुम्हें सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि एक फेमिलियर एनर्जी की तरह महसूस करती है। अंत में मिरर इफेक्ट का मैजिक सटल्टी में है। अगर तुम ओवरडू करोगे तो तुम फेक लगोगे, लेकिन अगर तुम नेचुरली, जेंटली उसकी वाइब और इमोशंस को रिफ्लेक्ट करोगे, तो वह तुम्हारे साथ इमोशनली सिंक्ड फील करेगी। इमोशनल सिंक ही वह इनविजिबल ब्रिज है जो माइंड को अटैचमेंट की तरफ ले जाता है, एंड अटैचमेंट ही वो फोर्स है जो उसे तुम्हारे बारे में नॉन स्टॉप सोचने पर मजबूर कर देती है। चैप्टर 11 डोपामीन हुक। डोपामीन हुक वह साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिससे तुम किसी लड़की के माइंड में एक स्मॉल एडिक्शन बना देते हो, इमोशनली, मेंटली और बिहेवियरली। यह एडिक्शन अनहेल्थी या मैनिपुलेटिव नहीं होता। यह उसी तरह का नेचुरल पुल होता है जैसा किसी फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट कॉन्वर्सेशन या फेवरेट पर्सन के साथ महसूस होता है। डोपामीन यानी रिवॉर्ड केमिकल तब रिलीज होता है जब किसी को कुछ प्लेजेंटली सरप्राइजिंग, इमोशनली वार्म या मेंटली स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंस मिलता है। जब तुम ऐसे माइक्रो एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हो जो उसके ब्रेन में डोपामीन रिलीज करते हैं, तो वो तुमसे जुड़ने में प्लेजर फील करती है। यही प्लेजर उसे बार बार तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। डोपामीन हुक का पहला प्रिंसिपल है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। रिवॉर्ड तब ज्यादा पावरफुल होता है जब वह प्रिडिक्टेबल ना हो। अगर तुम हमेशा सेम पैटर्न में बिहेव करोगे, सेम मैसेजेस, सेम टाइमिंग, सेम टोन, तो उसका माइंड तुम्हें हैबिट की तरह लेने लगेगा। लेकिन जब तुम कभी कभी उसे कोई अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट देते हो, अचानक एक वार्म जेस्चर दिखाते हो, या किसी रैंडम मोमेंट पर जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हो, तो उसका ब्रेन स्मॉल डोपामीन स्पाइक्स रिलीज करता है। यही स्पाइक तुम्हारी प्रेजेंस को एडिक्टिव बनाता है। दूसरा पॉइंट है माइक्रो रिवॉर्ड्स। डोपामीन हुक बड़े ड्रामेटिक जेस्चर्स से नहीं बनता। यह स्मॉल, सटल, जेन्युइन रिवॉर्ड से बनता है, जैसे एक छोटी सी ऑनेस्ट स्माइल, एक थॉटफुल लाइन, एक डीप आई कांटेक्ट, या किसी मोमेंट में उसका समर्थन करना। ये माइक्रो रिवॉर्ड्स उसके ब्रेन में टाइनी इमोशनल हाइज बनाते हैं। जब वो उन हाईएस्ट को याद करती है, माइंड स्वाभाविक रूप से उन्हें रिपीट करना चाहता है। यही रेपिटेशन लूप उसे मेंटली तुम्हारी तरफ खींचता है। तीसरा पॉइंट है इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। डोपामिन एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा तब होता है जब किसी वार्म या स्वीट मोमेंट से पहले थोड़ी सी इमोशनल दूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम ज्यादातर टाइम काम और कंपोज्ड रहते हो, लेकिन किसी खास मोमेंट पर तुम जेन्युइनली उसकी किसी क्वालिटी की तारीफ कर देते हो। यह कॉन्ट्रास्ट उसके ब्रेन को एक अनएक्सपेक्टेड प्लेजर देता है,
और यही अनएक्सपेक्टेड प्लेजर डोपामीन हुक का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। चौथा पॉइंट है क्यूरियोसिटी ट्रिगर्स। डोपामीन तब भी रिलीज होता है जब माइंड को कुछ नया या इंट्रीगिंग महसूस होता है। तुम उसकी सोच को चैलेंज करने वाले प्रश्न पूछ सकते हो, उसकी पर्सनैलिटी पर कोई थॉटफुल ऑब्जर्वेशन दे सकते हो, या किसी टॉपिक को ऐसे एंगल से देख सकते हो जैसा उसने पहले नहीं सोचा। जब तुम उसके माइंड में क्यूरियोसिटी एक्टिवेट करते हो तो उसको लगता है कि तुम्हारी बातचीत मेंटली स्टिमुलेटिंग है। मेंटल स्टिमुलेशन हमेशा डोपामीन रिलीज करता है, एंड डोपामीन ऑलवेज क्रिएट्स अटैचमेंट। पांचवा पॉइंट है इमोशनल सेफ्टी कंबाइंड विथ थ्रिल। अगर तुम सिर्फ थ्रिलिंग हो तो वो टेंशन बन जाएगी, और अगर तुम सिर्फ सेफ हो तो तुम बोरिंग बन जाओगे। लेकिन जब तुम दोनों बैलेंस करते हो, इमोशनल स्टेबिलिटी और सटल एक्साइटमेंट, तो ये मिक्स उसके माइंड में स्ट्रॉन्गेस्ट डोपामीन इफेक्ट क्रिएट करता है। उदाहरण, तुम काम हो लेकिन तुम में थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी है। तुम स्टेबल हो लेकिन तुम्हारी वाइब में एक्साइटमेंट भी है। यह डबल लेयर्ड एक्सपीरियंस सबसे डीप एडिक्शन बनाता है। छठा पॉइंट है स्लो बॉन्डिंग। डोपामीन हुक धीरे धीरे डेवलप होता है। तुम्हें उसे ओवरडोज नहीं करना होता, बल्कि छोटे छोटे मीनिंगफुल इंटरेक्शंस में नेचुरली बिल्ड होने देना चाहिए। अगर तुम लगातार बहुत इंटेंस हो जाओगे तो डोपामीन सैचुरेशन हो जाएगा और अट्रैक्शन कम हो जाएगी। लेकिन कंट्रोल्ड स्पेस्ड आउट पॉजिटिव मोमेंट्स एक लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल अटैचमेंट बनाते हैं। चैप्टर 12 पुश पुल। पुश पुल एक ऐसा साइकोलॉजिकल डायनामिक है जो अट्रैक्शन को अलाइव रखता है और माइंड को कंटिन्यूअसली एंगेज करता है। यह टेक्निक किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी को समझकर बैलेंस बनाने के लिए होती है। पुश पुल का मतलब है कभी थोड़ी वार्मथ देना और कभी थोड़ा स्पेस देना, ताकि दूसरा व्यक्ति तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड न समझे और न ही तुम्हें अनरीचेबल माने। यह बैलेंस किसी लड़की के माइंड में एक सटल टेंशन बनाता है, और यही टेंशन उसे बार बार तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करती है। पुश पुल का पहला प्रिंसिपल है कंट्रोल्ड वार्मथ। इसका मतलब है तुम्हारी जेस्चर्स नेचुरल हों लेकिन रेयर हों। उदाहरण के लिए, एक दिन तुम जेन्युइनली उसकी किसी बात की तारीफ कर दो, जैसे उसकी इंटेलिजेंस, उसके विचार या उसकी किसी अच्छी हैबिट की। बट नेक्स्ट डे तुम न्यूट्रल वाइब रखो, अत्यधिक अटेंशन या डेस्परेट एनर्जी मत दिखाओ। ऐसा करने से माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या हैं, तुम कितने इंटरेस्टेड हो, और तुम इतने अनप्रिडिक्टेबल क्यों हो। क्यूरियोसिटी हमेशा अट्रैक्शन को बढ़ाती है। दूसरा पॉइंट है हेल्थी डिस्टेंस। पुश पुल में डिस्टेंस का मतलब इग्नोरिंग नहीं है। डिस्टेंस का मतलब है बाउंड्रीज और स्पेस मेंटेन करना। जब तुम हर समय अवेलेबल नहीं रहते, कभी अपने काम में बिजी हो जाते हो, कभी अपने पर्सनल गोल्स पर फोकस रखते हो, तो माइंड समझता है कि तुम्हारी लाइफ वैल्यूबल और फुल है। ये स्पेस उसे तुम्हें मिस करने का मौका देता है। मिसिंग एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो किसी लड़की के माइंड में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनाता है। तीसरा पॉइंट है मोमेंट बेस्ड एनर्जी। कभी तुम कॉन्वर्जेशन में डीप जाकर एंगेजमेंट दिखाते हो, उसकी बातें सुनते हो, मीनिंगफुल रिस्पॉन्सेज देते हो और उसकी फीलिंग्स को समझते हो, लेकिन उसी फ्लो को हर समय मेंटेन नहीं करते। कभी कभी तुम छोटे रिप्लाईज देते हो या कॉन्वर्सेशन को कामली एंड कर देते हो। ये एनर्जी फ्लक्चुएशन उसे इमोशनल क्लैरिटी नहीं देता, और माइंड ऑटोमेटिकली तुम्हारी नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। माइंड जितना प्रिडिक्ट करने में बिजी रहता है, उतना ही अटैच्ड होता जाता है। चौथा पॉइंट है इमोशनल न्यूट्रलिटी। पुश पुल में तुम ओवरली इमोशनल जुड़ाव नहीं दिखाते, लेकिन कोल्ड भी नहीं बनते। तुम बैलेंस्ड रहते हो। अगर वो प्लेफुल है, तुम भी थोड़ा प्लेफुल हो, लेकिन अगर वो ड्रामेटिक बिहेवियर दिखाए तो तुम काम रहो। ये इमोशनल न्यूट्रलिटी उसे फील करवाती है कि तुम्हारी इमोशंस स्टेबल हैं और तुम्हें कंट्रोल है। स्टेबिलिटी हमेशा अट्रैक्शन का फाउंडेशन होती है। पांचवा पॉइंट है सेलेक्टिव वल्नरेबिलिटी। कभी कभी तुम अपने बारे में थोड़ा ओपन हो जाते हो, कोई पर्सनल थॉट, कोई एक्सपीरियंस, कोई ड्रीम, लेकिन हर समय इमोशनल डोर्स खुले नहीं रखते। जब तुम रेयर मोमेंट्स में ही अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हो, तो वो मोमेंट्स उसके माइंड में डीपली सेव हो जाते हैं। यह पुश पुल की सबसे सटल बॉडी है, क्योंकि तुम ओवरली अवेलेबल नहीं होते, लेकिन कंप्लीटली क्लोज्ड भी नहीं। छठा पॉइंट है अवॉइडिंग प्रिडिक्टेबिलिटी। पुश पुल टेक्निक तब इफेक्टिव होती है जब वह प्रिडिक्ट नहीं कर पाती कि तुम नेक्स्ट कौन सी वाइब दिखाओगे। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक्साइटमेंट
पैदा करती है। वह हर इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करती है, एनालाइज करती है और बिना चाहे तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगती है। प्रिडिक्टेबिलिटी बोर्डम पैदा करती है, जबकि अनप्रिडिक्टेबल बैलेंस अट्रैक्शन। अंत में पुश पुल का रियल मैजिक उसकी सटलिटी में है। अगर तुम इसे फोर्सफुली करोगे तो ये मैनिपुलेशन लगेगा, लेकिन अगर तुम नेचुरली अपने लाइफ बाउंड्रीज और वाइब के साथ ऑपरेट करते हो और ऑर्गेनिकली वार्म स्पेस बैलेंस रखते हो, तो उसके माइंड में तुम्हारी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल होल्ड बन जाती है। यही होल्ड उसे लगातार तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करती है। चैप्टर 13 अनफिनिश्ड स्टोरी। अनफिनिश्ड स्टोरी वह साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो किसी लड़की के माइंड में सबसे गहरा और सबसे लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है। इंसान हमेशा उसी चीज के बारे में ज्यादा सोचता है जो पूरी तरह समझ ना आए, जो पूरी नहीं हुई हो या जिसमें कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह गए हों। यही रीजन है कि अधूरी कहानियां, अधूरे कॉन्वर्जेशंस और अधूरे इमोशंस माइंड को बार बार वापस खींचते हैं। ये चैप्टर तुम्हें समझाएगा कि कैसे एक सटल, मैच्योर और नेचुरल तरीके से तुम किसी लड़की के माइंड में अपनी प्रेजेंस को लंबा कर सकते हो, किसी मैनिपुलेशन के बिना, सिर्फ साइकोलॉजी को समझकर। अनफिनिश्ड स्टोरी का पहला प्रिंसिपल है सटल इनकम्प्लीटनेस। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जानबूझकर मैसेजेस को बीच में छोड़ दो या इग्नोर करने लगो। इसका मतलब है कि तुम अपनी पर्सनैलिटी, इमोशंस और कॉन्वर्जेशंस में थोड़ी डेप्थ छोड़ो, थोड़ी साइलेंस रहने दो और सब कुछ पूरी तरह रिवील ना करो। जब किसी लड़की को लगता है कि तुम्हारी कहानी में अभी और भी चैप्टर्स बाकी हैं, वह नेचुरली तुम्हारे बारे में सोचती रहती है। माइंड अधूरी चीजों को क्लोजर देना चाहता है और इसी कोशिश में वह तुम्हें बार बार रिकॉल करता है। दूसरा पॉइंट है इमोशनल इकोज। इमोशनल इकोज वो फीलिंग्स होती हैं जो किसी इंटरेक्शन के बाद भी लिंगर करती हैं। किसी डीप बात के बीच अचानक तुम्हारा काम पॉज, किसी कॉन्वर्सेशन में तुम्हारा थॉटफुल रिएक्शन या किसी मोमेंट पर तुम्हारी साइलेंट स्माइल। ये सब इकोज उसके माइंड में रिमाइंडर्स की तरह घूमते रहते हैं। ये इकोज माइंड को वापस उसी वाइब में ले जाते हैं और वह तुम्हारी इमोशनल प्रेजेंस को बार बार महसूस करती है। तीसरा पार्ट है कंट्रोल्ड मिस्ट्री। मिस्ट्री सिर्फ साइलेंस से नहीं आती, बल्कि डेप्थ से भी आती है। जब तुम अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ इंस्टेंटली शेयर नहीं करते, जब तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं लेकिन उनके पीछे की पूरी कहानी रिवील नहीं होती, तब एक अनफिनिश्ड इमेज बनती है। वह सोचना शुरू करती है, तुम किस तरह सोचते हो, तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या हैं, तुम किस इमोशनल डेप्थ में ऑपरेट करते हो। यह सारे इंटरनल क्वेश्चंस ही तुम्हें उसके सबकॉन्शियस में परमानेंटली जगह देते हैं। चौथा पॉइंट है इम्परफेक्ट टाइमिंग। हर कनेक्शन में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब बात कट जाती है, सब्जेक्ट बदल जाता है या कॉन्वर्जेशन नेचुरल तरीके से खत्म हो जाती है। अनफिनिश्ड स्टोरी का पावर इसी टाइमिंग पर चलता है। जब तुम हर बार कॉन्वर्जेशन को परफेक्ट क्लोजर नहीं देते, इंटेंशनली बल्कि नेचुरली, तो उसका माइंड सोचता है कि शायद आगे और बातें हो सकती थीं। यह सटल रिग्रेट और क्यूरियोसिटी उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। पांचवा पॉइंट है इमोशनल रिस्ट्रेंट। अगर तुम अपनी फीलिंग्स को हमेशा की तरह ओपन करके सामने नहीं रखते, लेकिन थोड़ा हिंट देते हो, जैसे कि सटल इंटरेस्ट, सॉफ्ट जेस्चर्स और डीप अटेंशन, तो वह महसूस करती है कि तुम्हारी वाइब में कुछ और है जो अभी तक रिवील नहीं हुआ। माइंड नेचुरली इनकम्प्लीट इमोशंस को कंप्लीट करना चाहता है। ये कंप्लीशन की कोशिश उसे इमोशनली तुम्हारी तरफ पुश करती है। छठा पॉइंट है इंटरनल क्वेश्चंस ट्रिगर करना। अनफिनिश्ड स्टोरी तभी पावरफुल होती है जब तुम उसके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस छोड़ते हो जिनके जवाब उसे तुम्हारे अगले इंटरेक्शन में मिल सकते हैं। जैसे तुम इतना काम क्यों रहते हो, तुम इतनी क्लैरिटी से कैसे सोचते हो, तुम अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम रिलेशनशिप को किस नज़र से देखते हो। ये क्वेश्चंस उसके माइंड को तुम्हारे बारे में एक्सप्लोर करने पर मजबूर करते हैं। माइंड एक्सप्लोरेशन ही ऑब्सेशन की जड़ है। सातवां पॉइंट है सिलेक्टिव वल्नरेबिलिटी। अनफिनिश्ड स्टोरीज हमेशा थोड़ी वल्नरेबिलिटी के साथ ब्लेंड होती हैं। जब तुम किसी मोमेंट पर थोड़ा इमोशनली ओपन होते हो लेकिन सब नहीं बताते, तो ये उसे इमोशनल अटैचमेंट देता है और साथ ही मिस्ट्री भी। वह समझ नहीं पाती कि तुम कितने डीप हो और यही क्यूरियोसिटी उसे इमोशनली इन्वेस्टेड रखती है। अंत में
अनफिनिश्ड स्टोरी का अल्टीमेट इफेक्ट ये है कि वह तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाती, लेकिन फील जरूर करती है। तुम उसके लिए एक ओपन चैप्टर बन जाते हो, एक ऐसी स्टोरी जिसका अगला पार्ट वह खुद अपने माइंड में इमेजिन करती रहती है। यही इमेजिनेशन तुम्हें उसके थॉट्स का परमानेंट हिस्सा बना देती है। अगर आपको ये पूरा सीरीज पसंद आया हो और आप ऐसे ही डीप साइकोलॉजिकल कंटेंट और पावरफुल माइंडसेट वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है और आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर करें और इस जर्नी का हिस्सा बने रहें।